आज हम लोग प्लेटो का न्याय सिद्धांत पढ़ने वाले हैं। ठीक है, प्लेटो का न्याय सिद्धांत पढ़ने वाले हैं। लेकिन प्लेटो के न्याय सिद्धांत पढ़ने से पहले हम लोग प्लेटो के बारे में जानेंगे। प्लेटो के बारे में जानेंगे और प्लेटो के न्याय सिद्धांत तब समझ में आएगा जब हम प्लेटो को समझ पाएंगे। तो सबसे पहले प्लेटो की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, प्लेटो की बात करते हैं। प्लेटो की बात करते हैं। देखो, प्लेटो के संबंध में कुछ बातें हैं। अगर हम बात प्लेटो की करें तो प्लेटो का जन्म यूनान में हुआ था, एथेंस में हुआ था। अच्छा हाँ, जो क्वेश्चन दिया था उसका आंसर डिस्कस करना है, अभी कर लेंगे। ठीक है, हाँ आज सवाल देंगे और कल वाले सवाल का जो है आंसर वो डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, हाँ हेडिंग डालना है आपको प्लेटो और प्लेटो के बारे में कुछ बातें मैं आपको बता दूं। प्लेटो के संबंध में, प्लेटो के जन्म आदि के संबंध में बता दूं। ठीक है, चलिए थोड़ी देर बैठ लेते हैं। अगर हम प्लेटो की बात करें तो हम लोग पाते हैं कि प्लेटो का जो जन्म है वो एथेंस में हुआ था, यूनान में। और एक अच्छे परिवार में प्लेटो का जन्म हुआ था, बहुत अच्छे परिवार में, समृद्ध परिवार में, कुलीन परिवार के रूप में हम जानते हैं प्लेटो के परिवार को। और शासक के परिवार से नाता था। इनके जो दादा परदादा लोग थे वो बहुत कुलीन वर्ग से आते थे। तो ऐसी दशा में प्लेटो की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा अच्छी हुई और इसका नाम प्लेटो इसलिए पड़ा था क्योंकि ये बड़ा सुंदर था, गठीले शरीर का व्यक्ति था प्लेटो, इसलिए इसका नाम प्लेटो रखा गया था। प्लेटो की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा ठीक हुई, अच्छी हुई। उसके बाद प्लेटो को एक अच्छे विश्वविद्यालय में डालने की बात थी, एक अच्छे शिक्षक के सानिध्य में रखने की बात थी। लेकिन प्लेटो उस समय सुकरात के लोकप्रियता से बड़ा प्रभावित था। सुकरात की शिक्षाएं उस समय युवाओं को बड़ा आकर्षित करती थी। और चूंकि सुकरात कोई पैसे लेके पढ़ाने वाला व्यक्ति था नहीं, सुकरात कोई सोफिस्ट शिक्षक था नहीं, इसलिए जो उच्च कुलीन वर्ग के लोग थे वो सुकरात के विरुद्ध थे। वो सुकरात को अच्छा नहीं मानते थे क्योंकि सुकरात तो सार्वजनिक शिक्षा की बात करता था और अगर सब लोग शिक्षा पा जाएंगे तो सब लोग शासक बनेंगे। सॉरी, ऐसे में जो कुलीन हैं फिर वो तो खत्म हो जाएंगे। इसलिए कुलीनों को डर था कि शिक्षा सर्वसुलभ नहीं होनी चाहिए, इसलिए उस समय सुकरात का बड़ा विरोध था। लेकिन सुकरात की जो शिक्षाएं थी वो बड़ी तेजी से प्रसारित हो रही थी, बड़ी तेजी से उसकी कीर्ति फैल रही थी और सुकरात के जो विचार थे वो बहुत आकर्षित कर रहे थे युवाओं को। प्लेटो भी युवा था, इसके लिए अच्छे शिक्षक की तलाश हो रही थी। लेकिन प्लेटो ने ये तय किया कि वो सुकरात के सानिध्य में रह के शिक्षा ग्रहण करेगा। हालांकि परिवार के लोगों ने थोड़ा विरोध भी जताया कि तुम्हारे पास सब कुछ है, संपन्नता है, हम एक अच्छा शिक्षक हायर करेंगे। लेकिन प्लेटो को ये था कि मैं सुकरात के ही सानिध्य में अपनी शिक्षा आगे बढ़ाना चाहता हूँ। अब प्लेटो का अगर आप पारिवारिक स्थिति देखें तो आपको ये लग सकता है कि प्लेटो अपने समय में एक राजनेता बनने के उद्देश्य से सुकरात के शरण में आया था, एक अच्छा राजनेता बनने के उद्देश्य से। लिहाजा कुछ ही दिनों में प्लेटो सुकरात के सबसे प्रिय शिष्यों में से एक हो गया और 100-150 की जो शिष्य हैं वो सुकरात के साथ रहते थे हमेशा। और सुकरात की कोई ऐसी शिक्षा के लिए कोई ऐसा सुकरात का कुछ स्कूल नहीं था जिसमें वो लोगों को रोक के पढ़ाया करता था, बल्कि उसकी शिक्षा जो यायावरी थी, सुकरात जहाँ भी चले शिष्य उनके पीछे पीछे। सुकरात ने प्रवचन देना शुरू किया, शिष्यों ने सुनना शुरू कर दिया। फिर सुकरात कहीं चला
शिष्य पीछे पीछे। तो ऐसे ही स्कूल था, ऐसे ही शिक्षा चलती रही और लगातार उनसे शिष्य जुड़ते रहते थे सुकरात से। तो सुकरात की पूरी शिक्षा दीक्षा जो थी वो इस तरीके से चल रही थी। पढ़ाने का काम जो है वो चल रहा था, लोकप्रियता बढ़ रही थी। लेकिन वहीं एक तरफ जो शासक हैं उन्हें, या जो कुलीन वर्ग है उन्हें ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर शिक्षा इस तरीके से सर्वसुलभ हो जाएगी, शिक्षा निजी होने के बजाय सबके तक पहुंचने लगेगी, तो हर कोई शासक बनने के लिए, हर कोई राजनेता बनने के लिए, हर कोई व्यापारी बनने के लिए आगे आएगा और ऐसे में जो अभी के लोग हैं उनका अस्तित्व खतरे में हो जाएगा। तो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए ये जो ऊपरी ठाठ के हिस्से थे, ये जो शासक और कुलीन वर्ग के लोग थे, इन लोगों ने सुकरात के ऊपर युवाओं को भटकाने, युवाओं को गलत शिक्षा देने और राज्य के लिए विद्रोह करने के लिए उकसाने के आरोप में सुकरात को इन लोगों ने गिरफ्तार करा लिया और इन्होंने कहा कि ये युवाओं को गलत शिक्षा दे रहा है, राज्य के विरुद्ध भटका रहा है, युवाओं को नैतिकता से भटका रहा है। और इस आरोप में सुकरात को गिरफ्तार कर लिया जाता है, सुकरात पर मुकदमा चलाया जाता है। और इन चीज़ों को प्लेटो बड़ी नज़दीक से देख रहा था, बहुत नज़दीक से प्लेटो इन सारी घटनाओं को देख रहा था। और अंत में सुकरात को विष पान करके प्राण त्यागने का दंड दिया जाता है। जिस बात ने प्लेटो के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव डाला वो यही था कि जहाँ प्लेटो एक राजनेता, एक अच्छा राजनेता बनने के उद्देश्य से सुकरात के शरण में आया था, आज वही सुकरात जो कि बहुत बौद्धिक और पूरे यूरोप का सबसे बौद्धिक व्यक्ति, सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति, जो एक धरोहर की तरह सजो के रखना चाहिए, प्लेटो देख रहा था कि अपने आंखों के सामने ये जो मूर्ख राजनेता हैं, मूर्ख शासक हैं, ऐसे व्यक्ति को समाप्त कर रहे हैं और प्राण दंड दिया गया विष पान करके। साथ ही साथ एक ऑप्शन भी दिया गया सुकरात को कि सुकरात चाहे तो अपनी शिक्षाओं को गलत ठहरा कर माफ़ी पा सकते हैं, सामान्य जीवन व्यतीत कर सकते हैं, प्राणदंड से मुक्त कर दिया जाएगा। लेकिन सुकरात ने कहा कि मैं इस विश्व को अंधेरे में छोड़ के जाना नहीं चाहता, मैं टॉर्च दे के जाना चाहता हूँ, प्रकाश दे के जाना चाहता हूँ। और अंततः सुकरात ने विषपान किया और प्राण त्याग दिए। इस घटना का सबसे बड़ा जो प्रत्यक्षदर्शी था और जो व्यक्ति इस घटना से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला था वो प्लेटो था। और प्लेटो ने में सहसा सुकरात की जो बातें थी, सुकरात की जो शिक्षा थी वो प्रज्वलित हो उठी। और यही कारण है कि मैक्सी कहता है कि सुकरात ने प्लेटो में पुनः जन्म लिया, सुकरात ने प्लेटो में पुनः जन्म लिया। प्लेटो ने अपनी जो इच्छाएं थी एक राजनेता बनने की, उस इच्छाओं का तत्क्षण त्याग कर दिया और ये प्रण ले लिया कि वो अपने गुरु की शिक्षाओं को आगे बढ़ाएगा। और जिस अच्छे आदर्श राज्य की बात, जिस ज्ञान के शासन की बात, जिस मूर्खों को शासन से हटा देने की बात सुकरात करता था, प्लेटो उस तरीके की खोज को आगे बढ़ाएगा, उस तरीके के विचार को आगे बढ़ाएगा और उन विचारों के माध्यम से एक आदर्श राज्य और एक दार्शनिक राजा बनाने का प्रयास करेगा। और प्लेटो का ये जो विचार है, ये विचार पूरी तरीके से सुकरात की अभिव्यक्ति है। सुकरात इस विचार को आगे ले जाना चाहता था जिसे बाद में प्लेटो ले गया। तो प्लेटो के भीतर प्लेटो ने जो काम किया वो सारे के सारे जो विचार थे, सारे के सारे जो उद्देश्य थे वो सुकरात के थे जिसे प्लेटो ने अभिव्यक्त किया। यही कारण है कि सवाल आता है, यूपीएससी ने पूछा है कि प्लेटो में सुकरात ने पुनः जन्म लिया, स्पष्ट कीजिए। तो क्या लिखेंगे कि प्लेटो में सुकरात ने पुनः जन्म लिया? तो प्लेटो के अगर विचारों को देखोगे तो आप समझ सकते हैं कि प्लेटो के जो विचार हैं वास्तव में किसके थे? सुकरात के। तो एक सवाल यहाँ होता है प्लेटो से कि प्लेटो में सुकरात ने पुनः जन्म लिया। कुछ पॉइंट्स नोट कर सकते हैं। एक सवाल से शुरुआत कर लेते हैं। प्लेटो में सुकरात ने पुनः जन्म लिया, पुनः जन्म लिया। मतलब ऐसा कह लो कि सुकरात मरा नहीं,
बल्कि सुकरात प्लेटो के रूप में वापस इस धरती पे आ गया। तो प्लेटो में सुकरात ने पुनः जन्म लिया। अगर इसके भीतर कुछ तर्क आप लिखना चाहें तो उनमें क्या ऐसी बातें हैं जिसको आप बताएंगे कि ये विचार सुकरात के थे और इसे प्लेटो ने आगे बढ़ाया। तो उदाहरण के लिए आपको बताना होगा कि ज्ञान का शासन, ज्ञान का शासन, ज्ञान का शासन जो विचार है ये सुकरात का है, और इसी ज्ञान के शासन के विचार को किसने आगे रखा? प्लेटो ने आगे रखा। दार्शनिक राजा, दार्शनिक राजा का सिद्धांत, दार्शनिक राजा का सिद्धांत, दार्शनिक राजा का सिद्धांत, अगर इस विचार को देखोगे तो ये विचार किसके थे? ये विचार सुकरात के थे। सुकरात का मानना था कि शासक को ज्ञानी होना चाहिए, शासक को ज्ञानी होना चाहिए, ज्ञानी होना चाहिए, होना चाहिए, है ना। शासन ज्ञान आधारित होना चाहिए, तो ज्ञान का शासन हो जाएगा, ज्ञान का शासन हो जाएगा। हाँ, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकिंग में मेन पर्सन सुकरात ही होना चाहिए। बिल्कुल, मेन पर्सन सुकरात ही था, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि सुकरात ने कभी कुछ लिखा नहीं, किसी बात पर कोई स्पष्ट चर्चा नहीं की, और सुकरात के विचारों में राजनीतिक चिंतन जो था वो पूर्णतः नैतिकता से जुड़ा था। सुकरात के टाइम पे जो राजनीतिक चिंतन था वो क्रमबद्ध नहीं था, व्यवस्थित नहीं था, और पूर्णतः उसके विचार नैतिकता पर ही आधारित थे। वो पूरी तरीके से शुद्ध रूप से नीति शास्त्र था। इसलिए सुकरात की जो बात है वो बात सुकरात के रूप में नहीं, प्लेटो के रूप में आगे बढ़ती है, क्योंकि प्लेटो पहला ऐसा व्यक्ति है जिसने राजनीतिक चिंतन को क्रमबद्ध रूप से किया और उसके लिए एक बड़ा ग्रंथ लिखा, लोगों के सामने एक प्रमाणित व्यवस्था स्थापित की कि इसके माध्यम से आप आगे जाइए। ये काम सुकरात ने नहीं किया था, इसलिए सुकरात को मुख्य रूप से हम पढ़ते नहीं हैं, क्योंकि सुकरात का कोई भी विचार सुकरात के रूप में स्थिर या स्थापित नहीं है। दार्शनिक राजा का सिद्धांत मतलब शासक को ज्ञानी होना चाहिए, है ना। राज्य का उद्देश्य सद्गुण की स्थापना होनी चाहिए, सद्गुण की स्थापना होनी चाहिए, सद्गुण की स्थापना होनी चाहिए। राज्य का उद्देश्य सद्गुण की स्थापना होनी चाहिए। ये भी सुकरात का विचार था। ये भी किसका विचार था? सुकरात का विचार था। सभी पद पुरस्कार का आधार सद्गुण होगा, सद्गुण होगा, सद्गुण होगा। अर्थात शासक सद्गुणी होना चाहिए, अर्थात सद्गुण ही शक्ति है और शक्ति ही सद्गुण है। तो इस तरीके के जो विचार थे, जो ज्ञान के शासन का की विचार था, जो दार्शनिक राजा का विचार था, जो राज्य के उद्देश्य सद्गुण की स्थापना थी, आदर्श राज्य की स्थापना, आदर्श राज्य की स्थापना, आदर्श राज्य का विचार लिख लीजिए। आदर्श राज्य का विचार, आदर्श राज्य का विचार एक ऐसे राज्य की बात सुकरात करता था जिस राज्य में सब बराबर हो, जिस राज्य में कोई बड़ा छोटा ना हो, हर किसी तक शिक्षा हो, कोई भी शिक्षा से वंचित न हो, शिक्षा राज्य के द्वारा दिया जाए, न कि शिक्षा व्यक्तिगत हो। तो आगे आप लिख सकते हैं इसी में, शिक्षा का सार्वजनिक स्वरूप, शिक्षा का सार्वजनिक स्वरूप, शिक्षा का सार्वजनिक स्वरूप, साम्यवाद, साम्यवाद, ये सारे जो विचार हैं ये विचार सुकरात के ही हैं जिसे प्लेटो ने आगे किया, सुकरात के ही हैं जिसे प्लेटो ने आगे किया। प्लेटो के अगर ज्ञान की बात करेंगे तो प्लेटो का जो संवादात्मक सिद्धांत है, संवादात्मक शैली, संवादात्मक शैली,
ये भी पूरी तरीके से सुकरात की है। जिस तरीके से सुकरात संवाद के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, तर्क वितर्क के माध्यम से, अपने शिष्यों के साथ संवाद करके प्रश्नोत्तरी के माध्यम से शिक्षा दिया करता था, प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में भी संवादात्मक शैली को ही अपनाया है। अर्थात हाँ, जब सुकरात ने कुछ नहीं लिखा तो ये कैसे पता लगा कि ये विचार सुकरात का है? क्योंकि प्लेटो ने लिखा, प्लेटो ने लिखा ना। प्लेटो, देखो अभी मैं बता रहा हूँ आपको संवादात्मक शैली। प्लेटो जो है वो जब अपनी पुस्तक लिखता है रिपब्लिक, तो अपनी पुस्तक रिपब्लिक में संवादात्मक शैली अपनाता है। और संवादात्मक शैली में क्या करता है कि पहले प्रश्न करता है। संवादात्मक शैली में क्या करता है? पहले प्रश्न करता है और फिर उस प्रश्न के माध्यम से जो दूसरे लोग हैं उनके विचारों को काटता है और फिर अपना उत्तर देता है। तो जो उत्तर देने वाला व्यक्ति है वो सुकरात है। जो उत्तर देने वाला व्यक्ति है वो क्या है? वो सुकरात है। जैसे संवादात्मक शैली रिपब्लिक ये किताब है, ये रिपब्लिक किताब है। इस रिपब्लिक में संवादात्मक शैली, जैसे अभी हम न्याय सिद्धांत पढ़ेंगे। न्याय सिद्धांत। तो जब न्याय सिद्धांत की बात करोगे तो आप देखोगे कि न्याय सिद्धांत में सबसे पहले प्लेटो बताएगा कि उस समय कुछ परंपरागत सिद्धांत है ना, उस समय कुछ न्याय के परंपरागत सिद्धांत थे, कुछ न्याय के उग्रवादी सिद्धांत थे, कुछ न्याय के व्यवहारवादी सिद्धांत थे और सबके अलग अलग हैं। जैसे न्याय का जो परंपरावादी सिद्धांत है उसका जो प्रतिपादक है उसका नाम है सिफालस है ना। ये न्याय का परंपरावादी जो सिद्धांत था ये उसका प्रतिपादन करता है और ये कहता है कि सदा सत्य बोलना और ऋण चुका देना न्याय है। लेकिन ये जो सिफालस कह रहा है सदा सत्य बोलना ऋण चुका देना न्याय है, इस बात का खंडन करेगा और खंडन करने वाला जो पात्र है उसका नाम है सुकरात। खंडन करने वाला जो पात्र है उसका नाम क्या है? उसका नाम है सुकरात। मतलब अब आप इनका न्याय सिद्धांत देखोगे तो न्याय सिद्धांत में ये पात्रों के माध्यम से, वाद संवाद के माध्यम से अपनी बात आगे बढ़ाते हैं। तो इनके पास वो पात्र हैं जो उस समय वहाँ की व्यवस्था में मान्य थे, सर्वमान्य थे, जिनके विचारों को लोग मानते थे। और ये लोग थे कौन? ये सिफालस कौन है? एक सोफिस्ट विचारक होगा, सोफिस्ट होगा। और विशेषकर ये लोगों को बिजनेसमैन बनाने पे काम करता है। मतलब ये इसका काम है कि अगर किसी को बिजनेसमैन बनना है, किसी को एंटरप्रेन्योर बनना है, तो उसके लिए वो ऐसे शिक्षकों को पकड़ते थे जैसे सिफालस है, पोलीमार्कस है। तो इनका काम था कि ये जो व्यापारी वर्ग था उस व्यापारी वर्ग के शिक्षक थे। तो ये व्यापार कैसे अच्छा किया जाए इसके बारे में बताते थे। तो न्याय के लिए व्यापारिक न्याय बता दिया, सदा सत्य बोलना और ऋण चुका देना, वो चाहे कोई भी ऋण हो, लौकिक ऋण हो, पारलौकिक ऋण है, उसे चुका देना ही न्याय है। अब इनके इस विचार का खंडन कौन करेगा? सुकरात करेगा। सुकरात एक पात्र है जो कह रहा है कि नहीं, ये जो कह रहा है ये तो बड़ी छोटी बात है। सदा सत्य बोलना हर स्थिति में संभव नहीं है और ऋण चुका देना हर स्थिति में संभव नहीं है। जो व्यक्ति ऋण चुकाने की स्थिति में नहीं है फिर भी ऋण चुकाएगा, वो तो और भी बुरी स्थिति में चला जाएगा। तो ये न्याय कहाँ से हुआ? तो ऐसे करके सुकरात के जो विचार हैं उन विचारों का पूरा प्रतिनिधित्व कौन करता है? प्लेटो करता है। तो सुकरात को जिस रूप में आप जितना जानते हैं उसके लिए कौन जिम्मेदार है? प्लेटो जिम्मेदार है। ठीक है, प्लेटो जिम्मेदार है। सुकरात तो मर गया गुरुजी ना। हाँ, अरे कब का मर गया? ये 3री शताब्दी ईसा पूर्व की बात दीपू है ना। हाँ, सुकरात मर गया लेकिन सुकरात अभी भी हम लोगों के विचारों में जिंदा है। ऐसे लोग जो विचारक होते हैं वो कभी नहीं मरते, केवल उनका शरीर मरता है, विचारक जी उठता है।
जैसे ही शरीर मरता है विचारक क्या होता है, जी उठता है। तो इस तरीके से हेडिंग डाल लीजिए, प्लेटो का न्याय सिद्धांत। प्लेटो का न्याय सिद्धांत क्या क्या पढ़ेंगे पहले वो देख लेते हैं। प्लेटो के अंतर्गत हमें पढ़ना क्या क्या है। हमें पढ़ना है प्लेटो का